अखिलेश नंदिनी शरण जी, आदरणीय चिंतक जी, नवनीत कौशिक जी, मंच पे उपस्थित सारे गणमान्य व्यक्ति और इस सभागार में उपस्थित सारे विद्वज्जन, मैं बहुत आभारी हूँ चिंतक जी का कि उन्होंने ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम में, जहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस का अधिवेशन हो रहा है, उसमें मुझे निमंत्रित किया। इस संस्था के बारे में मैंने कई वर्ष पहले सुना था, थोड़ा पढ़ा भी था, और तब मेरा परिचय हुआ था एक नाम से, वो बीवी रमन जी के नाम से। और जो चीज़ मुझे उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित, जिसने मुझे आकर्षित किया था, वो ये था कि इसमें साइंसेस वर्ड जुड़ा हुआ था। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। मैं स्वयं विज्ञान का छात्र रहा हूँ और मुझे लगा कि जो वैज्ञानिक पद्धति है और जो ज्ञान विज्ञान की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमारे हजारों वर्ष पुराने जो हमारा ज्ञान है, उसके ऊपर भी उसको लगाकर हम उसको एक और नई ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि जितना एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस जानने वाले लोग हैं, वो लोग इसकी जो विधा है, जो इसके जो ज्ञान है, उसको बहुत परख कर और शब्दों का चयन कर कर बात करते हैं, जिससे कि कोई भ्रांति न उपलब्ध हो, कोई ऐसी बात न फैले जो उस ज्ञान की सीमा रेखा के बाहर हो। विज्ञान की पद्धति अपनाते हुए हम अगर इसमें आंकड़ों का संकलन भी शुरू कर सकें, तो एक और कदम होगा। ये जो हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वार्षिक, उस अधिवेशन में अगर हम इस तरह के कार्य कर सकें कि जितने ज़्यादा हम प्रश्न देखते हैं, कुंडली देखते हैं, ग्रहों की स्थिति देखते हैं, उसके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि अब क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो इस तरह की जो गणना होती है, उसके बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, डेटा होते हैं। उसका अगर हम एक विधिवत सिस्टमेटिक रूप से कंपाइलेशन स्टार्ट कर सकेंगे, तो हमें लगेगा कि हम एक और कदम आगे जा रहे हैं साइंसेस की तरफ। साइंस तो ये ही है, इस साइंस को जनमानस तक ले जाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, जिससे कि ये कुछ ही लोगों में सीमित जो ज्ञान है, वो और लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। एक बार आंकड़े आ जाएंगे तो फिर बहुत सारी और पद्धतियां हैं जो उसमें हमें सहूलियत पहचान प्रदान कर सकती हैं। जैसा आप सबने देखा होगा कि कंप्यूटर के आने के बाद से एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस को समझना और उसका उपयोग करना आसान हो गया है। जो चीज़ पहले गणना करके या कुछ ही लोगों के पास थी, अब और ज़्यादा लोगों के पास है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर हम, जो मैं कह रहा था, अगर उसको करें, तो फिर क्या होगा कि उस आंकड़ों के हिसाब से हम और आगे बढ़ सकेंगे, और जो ज्ञान हमारी पुस्तकों में, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो है, उसको इंटरप्रेट कर सकेंगे आज की दुनिया में। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो इस विधा का जो उपयोग करते हैं, जो उसको अपनी आजीविका के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको शायद कहीं कहीं सही ज्ञान नहीं मिल पाता है।
तो ये जो इंडियन काउंसिल है, जो उसके 62 चैप्टर्स हैं, इसका एक बहुत बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है पूरे समाज को कि कम से कम ज्ञानी लोग आगे आ रहे हैं, जो लोग वाकई समझते हैं इसको। चाहे वो प्रवीण करके 1 साल का प्रवीण का कोर्स, चाहे 2 साल का विशारद का कोर्स। और मुझे बहुत हर्ष हुआ जब मुझे ज्ञात हुआ कि 1992 के बाद से हर 5 वर्ष पर हमारा कानपुर चैप्टर जो है कॉन्वोकेशन करता है और 2500 लोगों को सर्टिफिकेट कोर्स दे चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर ये भी हमको बताती है कि कितना काम करना बाकी है। इतने बड़े क्षेत्र में हम जो है इतने लोगों को पढ़ा सके, वो लोग समझ गए। अब हमें पूरा विश्वास है कि वो इस विज्ञान को इस तरह से उपयोग में ला रहे होंगे जिससे कि सही चीज पहले समाज में भ्रांतियां ना फैलें। लेकिन इसको और बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि चिंतक जी ने अपने भाषण में कहा था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर तरह का ज्ञान उपलब्ध है, हर तरह की विद्या की पढ़ाई होती है। तो मुझे आपसे ये कह के बहुत हर्ष हो रहा है कि जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स होती है, फैकल्टी ऑफ साइंस होता है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर होता है, बीएचयू में फैकल्टी का नाम है संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान। और उस संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के अंदर 8 डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आर्ट्स में होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, लैंग्वेजेस होती हैं, साइकोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है। उसी तरह से जो बीएचयू में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय है, उसमें ज्योतिष का एक विभाग है। और उस ज्योतिष विभाग में स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई करते हैं और पीएचडी तक की उसमें पढ़ाई होती है। तो इसलिए हमें ये बहुत ही एक, जैसे कहते हैं, आपस में सहयोग करने का एक बहुत अच्छा अवसर है कि जैसे हमारा ये विश्वविद्यालय बीएचयू है, उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, उसके साथ हम लोग कुछ सहयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे साझा इवेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे एमओयू भी कर सकते हैं जिससे कि ध्येय केवल एक होना चाहिए कि असली विद्या सामने आए, जो वाकई जो सच है, जो वाकई प्रामाणिक है, वो चीज सामने आए, वो ध्येय होना चाहिए। और जहां जहां संभव हो सके उसको, जो नवीन वैज्ञानिक पद्धति है उसके ऊपर भी उसको देखा जाए। विज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि वो पश्चिम है कि पूरब है। विज्ञान विज्ञान है, वो किसी का नहीं है, पूरे विश्व का है। और हमारी संस्कृत हमारे सभ्यता का भी हिस्सा रहा है। तो उसमें बस यही है कि जितना ज्यादा हम फैक्ट्स को आगे लाएंगे, जितना डेटा कलेक्ट करेंगे, जितना आंकड़े संकलन करेंगे, उतना ज्यादा हम विज्ञान को आगे बढ़ा सकेंगे। मैं इसमें 1-2 बातें और कहना चाहूँगा कि जैसे एक उदाहरण दूंगा मैं मॉडर्न मेडिसिन का, जो एलोपैथिक मेडिसिन है। तो उसमें कोई बीमारी होती है तो उसकी कोई दवा होती है या उसकी सर्जरी होती है, तो उसमें उनकी पुस्तकों में ये लिखा होता है या उनके जर्नल्स में, रिसर्च जर्नल्स में, कि कितने % केस में आपको सफलता मिलेगी। वो चूंकि डॉक्टर को ही पता होता है तो मरीज तक वो बात नहीं पहुंच पाती है। तो डॉक्टर को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर इस तरह का मरीज आए तो सबसे पहले आप ये उपचार प्रयास करें, अगर इस उपचार की पद्धति से लाभ न मिले तो फिर दूसरा उपचार करें। तो ये पहला उपचार कैसे आता है? पहला उपचार ऐसे आता है क्योंकि कई वर्षों तक उस दवा का ट्रायल होता है, उसका जो है आंकड़े उसके व्यवस्थित किए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कितने % केसेस में क्या सफलता मिल रही है, आउटकम क्या है। तो कहीं ना कहीं हम उस तरह की पद्धति को यहाँ भी देख सकते हैं कि हम इसको कैसे आगे इंटरप्रेट करें, कैसे बढ़ाएं। जैसे कई बार
ऐसा भी है जब ग्रहों की दशा होती है या कोई महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग ज्योतिष विद्या के जो ज्ञानी है, ज्ञानी लोग की बात कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है उसको इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से करें। और ये चीज सच है मेडिकल में भी, ये चीज सच है इंजीनियरिंग में भी। ऐसा नहीं कि ये चीज कोई व्यक्ति विशेष के लिए या विधा विशेष के लिए, ये सबके लिए होता है। तो ऐसे जो केसेस होते हैं, अगर उनको हम अपनी इस तरह के जो राष्ट्रीय जो वार्षिक अधिवेशन है उनमें अगर हम इन सब चीजों का चर्चा करेंगे, विशेष रूप के ग्रह स्थितियों की, और इसमें क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और ज्ञानी लोग बताएंगे कि हम ये समझते हैं, क्यों समझते हैं, दूसरा कहेगा हम क्यों समझते हैं, और ऐसे हम लोग अगर चर्चा करेंगे, और जो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग यही करते भी होंगे, मैं रहा नहीं हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि हम अपने विद्या को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और उसको ज़्यादा अच्छे से आगे ले जाएंगे। BHU के अंदर SVDV फैकल्टी के अलावा दो और चीज़ें हैं जो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक है वैदिक विज्ञान केंद्र। तो वैदिक विज्ञान केंद्र जो है वो उसमें वेद को कैसे विज्ञान के रूप में पढ़ा जाए, आगे देखा जाए, और उसको कैसे प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, इसकी पढ़ाई होती है और इसके बारे में रिसर्च होती है। उसी तरह से एक और केंद्र है, उसका नाम है भारत अध्ययन केंद्र। भारत अध्ययन केंद्र में हिंदू स्टडीज पे कोर्स चलता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, उसमें अब डिग्री भी मिलती है। तो भारत अध्ययन केंद्र, वैदिक विज्ञान केंद्र, संस्कृत विद्या धर्म संकाय, BHU केवल मतलब पूरा जो हमारा जो वाङ्मय है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा संस्कृति है, सभ्यता है, उसके जो पूरा ज्ञान है वो वहाँ पे एक तरह से पढ़ाया जाता है और उस सब पे रिसर्च होती है। इस सबको इस तरह से देखा जाता है कि हम कैसे नवीन इस युग में हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे आगे बढ़ाएं। इसके अलावा मेडिसिन भी है, आयुर्वेद भी है, डेंटल भी है, एग्रीकल्चर भी है, मैनेजमेंट भी है, कॉमर्स भी है, लॉ भी है, एजुकेशन भी है, आर्ट्स भी है, सोशल साइंस भी है, साइंस, सब कुछ, विज्ञान भी है। तो एक ही प्रांगण में सब कुछ आपको मिल जाएगा और इससे हम लोगों को लाभ मिलता है कि हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं और हम इंटरडिसिप्लिनरी वर्क करके इसको आगे बढ़ा पाते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है और ये जो आयोजन है, इसको आयोजित करने में काफ़ी लोगों ने अपना समय दिया, काफ़ी लोगों ने अपना योगदान किया। तो हमें आशा है कि ये जो लोगों ने मेहनत की है उसका फल मिलेगा, कि सब लोग जो आए हैं इस वार्षिक अधिवेशन में वो सब कुछ नई चीज़ सीख के जाएं, कुछ नए अनुभव लेके जाएं, कुछ नया ज्ञान लेके जाएं, जिससे कि उनको अगले अधिवेशन में आने के लिए प्रेरणा मिले। मैं उन लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा जो इस कन्वोकेशन में, जिनको प्रवीण और विशारद की उपाधियाँ प्रदान की जा रही हैं, उन सब लोगों को अपनी सफलता पर बधाई। और मैं विश्वास रखता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सारे लोग जो ज्योतिष विद्या है, जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है, उसको सही रूप में प्रसारित करेंगे, जिससे कि हमारे जो भारत का जो ज्ञान है वो पूरे विश्व पटल पर उचित रूप में प्रस्तुत किया जाए और उसका हर आदमी उपयोग करे, केवल कुछ लोग तक ही सीमित न रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। अपने उद्घाटन उद्बोधन में माननीय कुलपति जी ने संकेत में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको कही हैं। निश्चित रूप से काशी जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर है, मैं अपने मित्रों से जब बात करता था तो उसमें जो BHU के छात्र होते थे वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि मैंने BHU में पढ़ाई की है। तो काशी की कुछ बात ही अलग है। काशी का स्मरण आते ही मुझे कहने का मन हो रहा है, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
शास्त्र कहते हैं कि जहाँ संत चरण पड़े हों वहीं काशी है, वहीं मथुरा है, वहीं प्रयाग है। हम सब आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच एक बहुत भारत के बहुत महत्वपूर्ण संत, जिनका आशीर्वाद, जिनका प्रवचन सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, वो हमारे बीच हैं। अपनी आभा से इस प्रांगण को, इस सभा को आलोकित कर रहे हैं। सच बात यह है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भी अब बहुत चुनौतियां हैं, चेतावनियां हैं। नई पीढ़ी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्योतिष को देखती है या ज्योतिषीय सिद्धांतों को देखती है, वो निश्चित रूप से भ्रमित भी होती है। अब हमारे सामने, हम जैसे लोगों के सामने जो साइंटिफिक टेम्पर के लोग हैं, जो विद्या को विद्या की तरह लेते हैं, और इतना प्रोफेशनलिज्म बढ़ गया है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी। अगर कोई प्रोफेशन है तो उसमें एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है, लेकिन अब ये सीधे सीधे कॉमर्शलाइज होती जा रही है, और इसीलिए लोगों की अनास्था और अविश्वास का कुहासा इसको आच्छादित करने लगा है। माननीय कुलपति जी ने सही कहा कि हमें इस चेतावनी को, इस चुनौती को स्वीकार करना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस ने बहुत से ऐसे विद्यार्थी देश को दिए हैं जो इस विद्या के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं। आज आप करीब 80 लोगों को उपाधि मिलनी है। मैं अभी महाराज जी से निवेदन कर रहा था कि उपाधि वितरण के बाद भी आपको अगर थोड़ा सा आशीर्वचन उनको मिल जाए तो अच्छा है। पहले तो मैं ये बता दूं कि इस भयंकर सर्दी के मौसम में आपने और माननीय कुलपति जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हम निश्चित रूप से आपके सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि बहुत कल ही वो कोहरे में यात्रा उन्होंने की, और महाराज जी ने तो सुबह जब बहुत कोहरा था तब लखनऊ से यहाँ तक की यात्रा की है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए, हम आपकी इस अनुकंपा के लिए सदैव ऋणी भी रहेंगे। यात्रा में, और विशेषकर ऐसे मौसम में यात्रा में बहुत कष्ट होता है। जब हम कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, तो जो संत का लक्षण है वो आपके व्यक्तित्व में, आपकी वाणी में निश्चित रूप से प्रतिबिंबित होता है, प्रतिध्वनित होता है। आपकी वाणी सुनने के लिए मुझे लगता है कि सब यहाँ लालायित हैं, और मैं ऐसा जानता हूँ कि आपकी आत्मा की अंतश्चेष्टा में उनकी वाणी के प्रसाद से आनंद की अनुभूति जरूर होगी। मैं बड़े सम्मान के साथ और आदर के साथ उनको अपने विशिष्ट उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ।